हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ ममता सैनी में। आज अपनी पॉलिटिकल साइंस की थर्ड क्लास है और इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके कितने प्रकार हैं। जो अपनी पहली क्लास हुई थी उसमें अपन ने देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, और सेकंड क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार, जिसमें अपन ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन वो पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो आइए लर्नर्स, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो इसके साइड में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मैं आगे और अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर आपके सामने प्रोवाइड कराती रहूंगी। तो चलिए आज अपन अध्ययन करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का। तो देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जब राजनीतिक सिद्धांत में पहले से ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था तो अपने को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई और ये क्यों आया, कब आया, कौन कौन से राजनीतिक विचारों का इसमें योगदान रहा। तो देखिए, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ना, इसकी शुरुआत द्वितीय महायुद्ध के बाद से मानी जाती है। पहले परंपरा का अध्ययन किया जाता था लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। धीरे धीरे समय के साथ जो राजनीतिक विचारक हुए वो जागरूक हुए राजनीति के प्रति और उनमें उन्हें लगा कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये अपने लिए सही नहीं है, तो उन्हें फिर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को अस्तित्व में लाना पड़ा। देखिए, इसमें जो एक लेखक थे, एक राजनीतिक विचारक थे, वो थे अपने ग्राहम वालस। ग्राहम वालस, इनकी बुक है, इनकी बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और एक विचारक और है, आर्थर बेंटले। इनकी बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने इन पुस्तकों के अंदर बताया है कि जो राजनीति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, राजनीति के अंतर्गत मनुष्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था ना, उसमें तो किसका अध्ययन किया जा रहा था, ओनली उसमें तो देखो केवल दार्शनिक राजा था उसी का अध्ययन किया जा रहा था। चर्च को, राज्य का जो चर्च था उसको किसका, चर्च के ऊपर, मतलब राज्य के ऊपर चर्च की स्थापना बता रहे थे कि जो राज्य है वो कौन है, भगवान का अवतार है, उसको भगवान का अवतार मान रहे थे वहां पे। राज्य जो करेगा सही करेगा। लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा नहीं था। इसमें इन्होंने मानव के व्यवहार को ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण माना था। मानवीय क्रियाओं पर इस पे अधिक ध्यान दिया गया और जो मानव की शक्ति है उसको राजनीति के अंतर्गत जोड़ा गया कि शक्ति के बिना राजनीति कैसी अधूरी है। चाहे वो मानसिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, उन सब पे, उन सारी शक्ति का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाएगा, राजनीति के अंतर्गत किया जाएगा। तो चलिए अब अपन आगे पढ़ लेते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। देखिए, इसमें फर्स्ट विशेषता है वैज्ञानिक अध्ययन पर बल, यानी कि इसके अंतर्गत किस पे, विज्ञान पे जोर दिया जाने लगा, है ना। और इसके विज्ञान पे जोर दिया जाने लगा, विज्ञान के सिद्धांतों को इसमें लिया जाने लगा, उनको अप्लाई किया जाने लगा। दूसरा है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल। इसके अंतर्गत किस पे, मतलब मूल्यों पे ज्यादा जोर दिए जाने लगा। इसमें मतलब जो कहीं सुनी बातें थी उन पे ध्यान नहीं दिया जाने लगा। जैसे परंपरागत अध्ययन था उसके अंतर्गत कानों सुनी बातों पे यकीन कर लिया जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत का जो उपागम है, इसके अंतर्गत जो आंखों से कुछ राजनीतिक विचार जो अपनी आंखों से यथार्थ में जो चीजें देख रहे हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता था। दूसरा है यथार्थवादी अध्ययन पे बल। मतलब जो स्थिति वर्तमान में चल रही थी उस टाइम पे, जो तात्कालिक स्थिति में जो राजनीति के अंतर्गत जो स्थिति चल रही थी उसी का अध्ययन किया जाता था
कि मानव के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, संस्थाएं कैसे काम कर रही है, सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे नीति निर्माण कर रही है, कैसे अपनी योजनाओं को लागू कर रही है। आगे है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। इसका मतलब है कि राजनीति के अंतर्गत केवल राजनीति का ही नहीं, एक के साथ अनेक विषयों का अध्ययन, जैसे राजनीति में समाजशास्त्र का अध्ययन, अर्थशास्त्र का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक का अध्ययन, इन सारी चीजों का अध्ययन। एक अध्ययन मुक्तता। इसका मतलब है कि इसमें सभी विषयों पे जोर दिया जाने लगा, एक ही विषय को नहीं माना जाने लगा। एक नवीन शब्दावली का प्रयोग। जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ना, इसके अंतर्गत देखिए राजनीतिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, है ना, इन सारी चीजों का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाने लगा। जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण, इन नए नए शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाने लगा। एक व्यवहारवादी अध्ययन, यानी कि व्यवहारवादी अध्ययन कैसे, जैसे इसमें एक विषय के साथ दूसरे विषयों को जोड़ा जाने लगा, मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा, ये सारी चीजें। एक अध्ययन पद्धतियां, तो अध्ययन पद्धतियों के अंतर्गत एक अध्ययन पद्धति का नहीं, अलग अलग अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग, जैसे व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग, है ना, सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग, वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का प्रयोग, इन सारी पद्धतियों का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। और कहीं ना कहीं देखिए इन सबके लिए जिम्मेदार थी परंपरागत पद्धतियां, जिसमें केवल दार्शनिक राजा को ही महत्व दिया जाता था, उसमें व्यक्ति के व्यवहार को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। तो ये अपना हो गया है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। और कल अपन इन दोनों की, यानी कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की तुलना करके पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।